जब हम टॉप पे पहुंचेंगे तो वेलोसिटी जो है वो मिनिमम हो जाता है और टेंशन भी मिनिमम हो जाता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी भी मिनिमम है, टेंशन भी मिनिमम है। थीटा कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री। जो मिनिमम टेंशन होता है उसको हम 0 लेते हैं। तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट जो भी स्पीड आएगा इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। The topmost point theta is 180 degree and velocity निकालनी है हमको। टेंशन जो है वो मिनिमम यानी कि 0 लेना है। कितना आया क्रिटिकल स्पीड? √GR। cos 180 क्या होता है? -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस का mg -1 इक्वल टू mv²/r। v इक्वल टू √rg। दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल स्पीड। जैसे इस पॉइंट को अगर हम a मान लेते हैं तो ये c पॉइंट हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है वो b पॉइंट हो जाएगा।
और इस पॉइंट को हम डी नाम देते हैं। बी और डी पॉइंट पे स्पीड सेम आएगा। तो वीपी और वीडी दोनों सेम है? लेवल सेम है ना ग्राउंड से। ओके सर। एक में थीटा +90 होगा, एक में -90 होगा। अब आपको तीनों पॉइंट पे स्पीड बतानी है। एक हमको पता चल गई, तो ए पॉइंट पे कैसे निकलेगा? तो सी टू ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। तो जब सी से आप ए तक आओगे तो कितना हाइट फॉल करोगे वो बताना है। एच इक्वल टू 2r होगा जो आप हाइट फॉल करोगे। यस सर। ये होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल लॉस होगा वो mg इंटू 2r, और काइनेटिक एनर्जी का जो गेन होगा वो स्पीड एट a का स्क्वायर माइनस स्पीड एट c का स्क्वायर। ये 4gr हो गया। बताओ ए पे स्पीड कितना आएगा? 5 तो ये आपका क्रिटिकल स्पीड ए पे आ गया। तो अगर आपको सर्कल कंप्लीट करना है तो स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gr होना चाहिए बॉटम पे, और टॉप पे होना चाहिए मिनिमम स्पीड आया था ये, अदरवाइज ग्रेटर देन और इक्वल टू √r होना चाहिए। अब आपको यहां से यहां के लिए बताना है बी पॉइंट के लिए। फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के बी पॉइंट पे स्पीड बता दो। ए टू बी, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, यानी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले से आएगा। सर √2gr।
हाँ भाई क्या आया? √5 GR, 3 GR, 4 GR? √3 GR। √3 GR ही आएगा। कोई 2 GR बता रहा था अभी, पता नहीं कहाँ से पढ़ के बता दिया 2 GR। जब सर आप सर हाइट की तरफ जाओगे तो हाइट कितना चेंज होगा आर का? जब ए से बी जाओगे वर्टिकल हाइट देखना होता है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होगा, लॉस निकालते हैं इनिशियल माइनस फाइनल करके। तो अब ये m से m कैंसिल, 2 GR इक्वल टू VA का स्क्वायर। तो A 5 GR है तो उसका स्क्वायर करो। तो यहाँ VA स्क्वायर -2 GR होगा। -1 से मल्टीप्लाई भी करना है। और बता दो क्या आएगा। 5 -2 GR, तो VB इक्वल टू √3 GR। सर सर एक बार ऊपर करना है स्क्रीन सर। पहले इतना लिख लो फिर बताते हैं। सर जैसे आपने फर्स्ट वाले केस में मतलब C2 सर क्लियर हो गया सर, सॉरी मुझे लगा आपने A to C बोला है फर्स्ट वाले केस में। तो वाले केस में A to C to A बोला है। C2 है ना सर, ठीक है मैं A to C। सर पहले आपने VA माइनस VC क्यों करा था सर? पहले वाले केस में VA माइनस VC क्यों करा था? क्योंकि गेन निकाल रहे हैं। फायदा का मतलब बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली में से घटानी है। K2 - K1। अभी लॉस निकाल रहे हैं तो लॉस कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी ना लॉस आएगा। ठीक है सर। दोनों चीज आपको सोचनी पड़ेगी ना कि आप लॉस निकाल रहे हो कि गेन निकाल रहे हो। चलो। ये क्या चैटिंग चल रही है? अपना नेटवर्क चेक है। क्या हो गया? सर वो ज्वाइन नहीं हो रहा उनका। रहने दो, नहीं हो रहा, सबका ज्वाइन हो रहा है, उन्हें क्या प्रॉब्लम? चल नेक्स्ट। अब टेंशन एट ABC बतानी है। तो टेंशन एट A आएगा 6 mg। जब वैल्यू रख दोगे थीटा रख के देख लेना, थीटा 0 डिग्री और V एट A √5 RG। अगर फॉर्मूले में रखोगे तो ये आएगा। टेंशन एट B आएगा 3 mg। इसमें थीटा 90 होगा और B पे स्पीड √3 RG। और टेंशन एट C तो मैंने बताया मिनिमम 0 होगा, वहां पे थीटा क्या होगा 180 और VC √RG। और टेंशन एट D जो होगा वो अगेन 3 mg होगा। रीजन थीटा जो है वो -90 और वेलोसिटी एट D जो है वो √3 RG।
कर लिया वेरीफाई? फॉर्मूले से वेरीफाई हो गया? बोलो। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको करना है इसमें कि अगर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करें तो ये ग्राउंड की तरफ आएगा। तो यहां पर एक सर्कल बनाते हैं। और हम चाहते हैं ये सर्कुलर मोशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। मतलब बॉल यहां से गिरे और यहां पहुंच जाए। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है तो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन, अगर इसका रेडियस r है तो h और r का रिलेशन क्या होना चाहिए टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल? करेक्ट रिलेशन between h and r to complete the circle. सिंपल हिंट मैं दे सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप बताएं क्या होगा आंसर फटाफट।
क्या है भाई? H is equal to 2.5 R. 2.5 R। केवल 2 लोगों का आंसर आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सर 2.5 आर आ रहा है H। बॉटम पे जो है स्पीड जो होनी चाहिए वो हमको पता है √5 GR होनी चाहिए टू कंप्लीट द सर्कल। और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आंसर आएगा वो आएगा mgh इक्वल टू हाफ mv²। ये कैंसिल हो गया तो v बराबर √2gh। बट टू कंप्लीट द सर्कल v should be greater than or equal to √5gr। तो √2gh greater than or equal to √5gr। तो greater than or equal to का साइन जरूर लगाना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये गया h क्या हो गया 5/2 R। यानी जो आपने बताया वही आया है 2.5 या 5/2 जो भी बोले। इससे ज्यादा होगा तभी सर्कल कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई थिंक सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। बोलो। एक बार और Yes, बता दो sir. सर, समझ नहीं आया। है एक बार और बता दो सर। मैंने बोला बॉटम पे स्पीड 5GR से ज्यादा होनी चाहिए, हमने अभी प्रूफ किया था ना। यस सर, नीचे √5gr। हाँ तो बस उसी के इक्वेट करा दिया बस। मतलब इससे ज्यादा होनी चाहिए। हाँ तो कम हो होगी, जाएगा। कम होगी तो लौट आएगा ना। आपने कभी सर्कल मोशन कराया हो तो कभी देखा हो तो सोचो। यस सर।
नेक्स्ट, नो, अब चलते हैं हम लोग कोलिजन की तरफ। तो मटेरियल के आधार पे कोलिजन 3 टाइप का होता है। पहला, परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा, परफेक्टली इनइलास्टिक। और तीसरा, पार्शियली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक के लिए E इक्वल टू 1 होता है, इनइलास्टिक के लिए E इक्वल टू 0 होता है, और पार्शली इलास्टिक के लिए कोफिशिएंट होता है 0 और 1 के बीच में। तो फॉर पार्शली इलास्टिक इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्लियर? लिख लिया? क्या है? E को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये कैसे फाइंड होता है उसको बताते, पहले आप इतना लिख लो। सर हम्म, सर ये ई बताता क्या है? कि मटेरियल कैसा है, इलास्टिक या प्लास्टिक, उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, ये इलास्टिसिटी को डिनोट करता है। इलास्टिसिटी इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी बॉडी कैन रीगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। कोई भी बॉडी अपने शेप एंड साइज को वापस रीगेन कर लेता है इस प्रॉपर्टी के द्वारा, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो। ठीक है? ओके? यस सर। यस सर। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं, कैसे ये 1 आया वो देखना हमको। तो यहां पे इसको एक ग्राफ बनाए, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराता है तो उसको डिफॉर्म कर देता है, यानी उसके शेप एंड साइज को बिगाड़ देता है। ठीक है? तो इस दौरान जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ इंपैक्ट। तो ये बॉडी जब इससे कोलाइड किया तो इस पे फोर्स लगाएगा एक्शन फॉरवर्ड, तो रिएक्शन मिलेगा बैकवर्ड। और टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर t है तो इंपल्स हो जाएगा f इंटू टी, या f dt इंटीग्रेशन। इंपल्स का फॉर्मूला बताया था, फोर्स इंटू टाइम। तो अगर dt टाइम के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल वैसे भी बहुत छोटा होता है जब बॉडी कोलाइड करता है, तो बोलो। यस सर। 0 से t।
अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे राइज करेगा फिर फॉल करेगा। तो जब ये राइज कर रहा है यानी डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है, और जब ये फॉल कर रहा है इसका मतलब रिकवरी हो रही है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन और रिकवरी पीरियड चल रहा है, इसको अलग अलग पार्ट में हम लोग एक लाइन से डिवाइड कर देंगे। ये आपका डिफॉर्मेशन पीरियड है। तो डिफॉर्मेशन पीरियड में जो एरिया होगा उसको हम बोलते हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं इम्पल्स ऑफ रिकवरी। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ रिकवरी। तो ये एरिया A1 मान लो और ये एरिया A2 मान लो। तो FT ग्राफ इम्पल्स देता है और इम्पल्स इक्वल टू ये एरिया होता है ग्राफ में। तो हमारा ये इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है और ये प्रोसेस ऑफ रिकवरी हो रहा है, तो ये हो गया। तो जो आपको बताया ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो देयरफॉर जो E होगा वो होता है A2/A1। तो डिफॉर्मेशन और रिकवरी का जो रेशियो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं अब बताओ, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है यानी 100% रिकवरी हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो लिखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू 1, हेंस A2 इक्वल टू A1। For perfectly elastic collision, लिख लिया? Yes, sir. For perfectly elastic collision E इक्वल टू 1, कैसे प्रूफ होगा? बिकॉज ऑफ, रीजन क्या है? जो रिकवरी है वो 100% होगी, तो बिकॉज ऑफ A2 इक्वल टू A1, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इक्वल टू रिकवरी, देयरफॉर E इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया। तो जो मैंने बताया था वो चीज वेरीफाई हो गई। अच्छा बताओ, अगर प्लास्टिक बॉडी है तो उसको डिफॉर्म करेंगे तो रिकवर करेगा क्या?
नहीं, टूट जाएगा। नहीं। यस सर। तो प्लास्टिक बॉडी का रिकवरी 0 होता है, इसलिए उसको हम ई को 0 कर देते हैं। तो बी पार्ट लिखेंगे, ये तो पहला पार्ट हो गया। फॉर प्लास्टिक बॉडी A2 equal to 0. It implies that E equal to 0. पार्शली इलास्टिक के लिए क्या होगा? A2 लेस देन A1। फॉर पार्शली इलास्टिक बॉडी A2 लेस देन A1। है कि नहीं? Yes, sir. पार्शली इलास्टिक बॉडी के लिए A2 लेस देन A1, hence E2 upon A1, hence A2 upon A1 is less than 1. सर हाँ, सर एक ना यूएसएस में लाइन लिखी हुई थी वर्क पावर एनर्जी में कि जो फोर्स होता है ना वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। सर इसको एक्सप्लेन कर दो एक बार। मतलब? एक्सेलरेशन करता है। क्या मतलब? लाइन लिखी हुई थी सर। लाइन के नीचे कुछ लिखा होगा ना, कोई बात होगी, ऐसे थोड़े कोई लाइन लिख दिया थी, कोई बात होगी वहां पे, कोई एग्जांपल दिया होगा। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रखा था सर, समझ नहीं आया मुझे। समझने की जरूरत नहीं है। F बराबर ma होता है ना। यस सर। तो अगर स्यूडो फोर्स होगा, अगर यस सर। स्यूडो फोर्स होगा तो वो a पे डिपेंड करेगा, करेगा सर। और a रिलेटिव वाला लेंगे तो रिलेटिव Yes, वाला sir. तो चेंज होता है। लेकिन अगर कोई और रियल फोर्स हो गया तो रियल फोर्स तो फिर वो कहीं से भी देखो, अगर 2 न्यूटन लग रहा है तो हर जगह से 2 ही न्यूटन लगता है, चाहे आप ग्राउंड से देखो और चाहे कार से खड़े होके देखो। बट सर ये तो स्यूडो फोर्स भी तो लग ही रहा है ना सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो Pseudo force is the only force which does not obey Newton's third law. Pseudo force is a false force है, तो उसमें false force में आप real force की बातें नहीं लिख सकते। यस सर। तो जो उन्होंने बताया वो real force के लिए बताया, pseudo force के लिए नहीं बताया। ओके सर। Real forces does not depend upon frame of reference. Pseudo force depends, क्योंकि नाम ही है उसका pseudo, कहाँ से खड़े होके देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। हाँ भाई, लिख लिया सबने? Yes, sir. अब डायरेक्शन के आधार पे 2 टाइप का होता है, एक 1D कोलिजन और एक तुम्हारा 2D कोलिजन। तो 1D कोलिजन एंड 2D कोलिजन। 1D कोलिजन में या स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे हम इसमें। तो 1D में इसको हम हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं, हेड टू हेड टक्कर होगी तब। और इसको हम लोग 2D कोलिजन को ओब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन।
तो सबसे पहले बात करेंगे 1D कोलिजन की। तो ये इससे कोलाइड किया हेड टू हेड, तो कोलिजन में जो भी फोर्स लगता है वो इंटरनल फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। टक्कर के बाद दोनों का वेलोसिटी v1 और v2 हो गया अलग अलग, m1 m2 m1 m2। सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये हो जाएगा m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहली इक्वेशन कोलिजन में हम ये बनाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। हर टाइप के कोलिजन के लिए एप्लीकेबल है। डन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो भाई, अब यहाँ पे अगला लॉ इसमें होता है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन।
क्या कहता है भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन? ये आपको बोलता है कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन यानी सेपरेशन का वेलोसिटी इक्वल टू ई टाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। मतलब टक्कर के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा सेपरेशन का और टक्कर से पहले जो पास आने का रिलेटिव वेलोसिटी होगा, दोनों में ई टाइम्स का रिलेशन होता है। ई वही जो हमने अभी बताया था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ई टाइम्स relative velocity of approach। अब गाइड बुक में आपको यूएसएस में बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यही प्रेफर करता हूं अगर आप ये दो फॉर्मूले याद रखो तो दो अननोन दो इक्वेशन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फालतू के फॉर्मूले लर्न करने से फायदा है नहीं, यही से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि V1 V2 निकालना है तो एक इक्वेशन ये भी एप्लीकेबल टू ऑल होगा, एप्लीकेबल टू ऑल, हर टाइप के कोलिजन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, डन। Yes, sir. यस सर। अब इसके एप्लीकेशन करेंगे तो बात क्लियर होगी। एक बॉडी दूसरे से टकराया और टक्कर के बाद वो अलग नहीं हुआ, यानी वो साथ में मूव करने लगे, स्टार्ट मूविंग टुगेदर। V1 V2 कॉमन वेलोसिटी v है, तो ये आपको कॉमन वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। ये 4 kg, ये 6 kg। तो आफ्टर कोलिजन कॉमन वेलोसिटी विल बी, बता सकते हो? अगर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बता देता हूं मैं आपको, ये 10 मीटर पर सेकेंड और ये 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ या ना? No, sir. तो फिर इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल कर देंगे। बोलो। सेवन तो इनिशियल मोमेंटम, ये डायरेक्शन ये नेगेटिव होगा, तो इनिशियल मोमेंटम आएगा 10 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। m1 तुम्हारा और जी
और M2 तुम्हारा 6 kg। फाइव कैसे आएगा? 7 7 मीटर पर सेकेंड। 70/10। ये आंसर हो गया। बोलो। डन। यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट। अब कुछ स्पेशल केस नोट करने। अगर दो बॉडी का कोलिजन होता है और उनका मास सेम है, ये U1 से जा रहा है, ये U2 से, तो आफ्टर कोलिजन ये V1 से, ये V2 से, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? इसका पहले बिफोर कोलिजन का लिखेंगे M1 U1 M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। और यहाँ कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है फॉर E इक्वल टू 1, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्वेश्चन 1। और दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा? न्यूटन्स लॉ से। V2 माइनस V1 E टाइम्स U1 माइनस U2, तो E तो 1 हो गया, तो ये हो गया U1 माइनस U2। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहां चूंकि मास सेम है, मास सेम है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मास सेम है तो इसको हटा दीजिए। बोलो क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2 इक्वल टू V1 प्लस V2, है कि नहीं? और U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको हटा दो। तो अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, फर्स्ट और सेकंड को, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, जो V1 आएगा वो आएगा U2 वेक्टर के बराबर, और जो V2 आएगा वो आएगा U1 के बराबर, यानी उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी सॉल्व करके देख लेना, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी।
Yes, sir. दिस इज द टेक्निक। तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, बार बार पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। तो अगर मासेस सेम है, पहली शर्त मासेस सेम होना चाहिए, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, और दूसरी चीज ये सॉल्व कर लेंगे, E1 होना चाहिए, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, तो एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। लिख लिया भाई? यस सर। Yes, sir. अब केस 2, स्पेशल केस 2, collision of heavy body with light body। हैवी बॉडी का अगर लाइट बॉडी के साथ कोलिजन होगा तो क्या सीन बनेगा? तो अगर आपसे कह दिया जाए कि m2 मास जो है वो कैपिटल M है और m1 मास स्मॉल m है और कैपिटल M बहुत बड़ा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो v2 है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज मेंटेन रहेगा ड्यू टू इनर्शिया। पहली चीज u2 के बराबर होगा, लेकिन जो v1 होगा उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा और वो होगा 2 टाइम्स ऑफ लाइट बॉडी जो उसका वेलोसिटी और माइनस खुद का वेलोसिटी, अपना वेलोसिटी माइनस करके। तो ध्यान रहे वेक्टर लगा रहा हूं तो डायरेक्शन के साथ ध्यान रखना है, अलग अलग नहीं करना है, अलग अलग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो फॉर E इक्वल टू 1 ये वैलिड होगा। कैसे, इसको करके बताते हैं एग्जाम्पल से। मान लो एक कोई ट्रेन है और ये एक मैन के टूवर्ड्स आ रहा है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और जो मैन है वो इधर जा रहा है और मैन ने एक बुलेट फायर किया, मैन ने इस पर गन फायर किया इसके ड्राइवर पे, इसने गन फायर किया तो ये बुलेट का जो स्पीड आएगा इसकी तरफ जो आया वो आया 40 मीटर पर सेकेंड। ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है, तो बुलेट के रेस्पेक्ट में ये तो बहुत हैवी बॉडी हो गया ना। हाँ या ना? ट्रेन तो हैवी बॉडी हो जाएगा। तो Yes. फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन
और perfectly elastic collision use equal to 1. Find velocity of bullet after collision. बोलो। बता सकते हो इतना क्या? ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है और अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, यानी जो ट्रेन का वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, जो ट्रेन का इंजन है उसका वेलोसिटी। यानी u इस क्वेश्चन में जो u1 होगा वो तो +40 होगा और जो u2 होगा वो -20 होगा, अगर आप लॉजिक समझ पा रहे हैं तो। इसको ध्यान में रख के डायरेक्शन के साथ रखना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यूज करने। क्या आया? बुलेट का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना आएगा? बोलो। एट्टी आया सर। V1 और V2 तो सर U2 के इक्वल ही होगा। कितना है? 80। जो V2 है उसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी -20 ही रहेगा, उसमें Yes. कोई दिक्कत नहीं है, वो U2 के बराबर ही रहेगा। ट्रेन का वेलोसिटी तो चेंज करेगा नहीं, जो चेंज करने की जो बात है वो है बुलेट का। तो बुलेट का वेलोसिटी 2 टाइम्स U2 माइनस U1, तो बुलेट का वेलोसिटी यानी V1 जो आएगा तो 2 टाइम्स U2 यानी -20, और ये फॉर्मूले का माइनस है और ये +40, तो -80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसका 2 बार माइनस करने से ऐड हो जाएगा। बोलो। मम्मी गेट खोलो। ओहो, कौन है? दिमाग काम नहीं करता क्या? मम्मी गेट खोलो। एक से बढ़ के एक लोग बैठे होते। हाँ भाई, आगे सबका। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। अब अगला टाइप ऑफ जो कोलिजन होता है वो होता है ओब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, लेकिन इस पे जाने से पहले एक टेक्निक और डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं आपको, इससे दिक्कत ना हो एनर्जी के लिए। ये भी स्पेशल केस में ही लिखेंगे। पहला, लॉस ऑफ एनर्जी इन कोलिजन।
कोलिजन में एनर्जी का लॉस कितना होता है? फॉर्मूला होता है, दो बॉडी अगर टकराती हैं तो उनका जो लॉस होगा 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये लिख लेंगे सब लोग। लॉस ऑफ एनर्जी इन कोलिजन। ठीक है, U1 माइनस U2 का स्क्वायर है सर। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉर ई इक्वल टू 1, अगर ई को 1 कर देंगे तो लॉस जो है डेल्टा के 0 हो जाएगा, यानी इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, K2 इक्वल टू K1 हो जाएगा। सिस्टम का पहले का एनर्जी और बाद के एनर्जी में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसा तभी कर सकते हो जब एनर्जी कंजर्व हो, यानी E इक्वल टू 1 हो। डन। अगर E इक्वल टू 0 होगा तो मैक्सिमम लॉस लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। माइनस में आ जाएगा फिर। तो लॉस मैक्सिमम उसी को तो बोलेंगे, क्योंकि माइनस में हो गया इसलिए। अब जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराती है और U1 बड़ा है U2 से, तो उस केस में अगर U1 बड़ा है तो ये अपनी एनर्जी करेगा कि नहीं? टक्कर के बाद ये फास्ट हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा, है कि नहीं?
बोलो। गिवन दैट कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ऐसा तभी होगा जब एनर्जी का लॉस ना हो रहा। तो अब V1 स्लो हो जाएगा और V2 फास्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में इसने कितना एनर्जी ट्रांसफर किया? तो इसमें क्वेश्चन होता है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम M1 टू M2। M1 से M2 पे कितना फ्रैक्शन या परसेंटेज का ट्रांसफर हुआ, डेल्टा K बाई K निकालते हैं और वो आता है 4M1 M2। फॉर्मूला इसको याद करना पड़ेगा, अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। This is the fraction of energy transferred from 1 to 2. Fraction of energy transferred from 1 to 2. कितना फ्रैक्शन या कितना परसेंटेज एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। अच्छा, अब इतना ट्रांसफर हो गया तो बचा कितना? अगला क्वेश्चन ये, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड, उसने कितना रिटेन किया यानी बचा के रखा अपने पास। तो रिटेन के लिए 1 माइनस डेल्टा K बाई K करेंगे। भाई मान लो 3/4 ट्रांसफर कर दिया तो बचा कितना? 1 माइनस 3/4 है कि नहीं? एलसीएम लो, एनर्जी रिटेन्ड, रिटेन कितना हुआ? रिटेन्ड बाई M1 क्या बनेगा? M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस 4M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB, तो ये क्या होगा? A माइनस B का होल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? A प्लस B का होल स्क्वायर। बोलो। तो ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो है ये क्या आया? रिटेन्ड, कितना रिटेन किया। और ये कौन सा था? ट्रांसफर्ड। दोनों में फर्क ध्यान रखना। और ये ध्यान रहे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक ले रहे हैं, एनर्जी का लॉस वगैरह नहीं हो रहा है बिल्कुल। उस केस में ये आया। So scroll up please. ठीक है। Yes sir. एक सेकेंड। Yes. Yes sir, हो गया। अब लिखेंगे अगला 2D कोलिजन या ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन कैरम खेलना आता है आपको? Yes sir. यस सर। तो ये U1 वेलोसिटी से आ रहा था और ये रेस्ट में दूसरा वाला, ये M1 या M2। तो हम डिस्क से हिट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? इसका डाइवर्जन हो जाता है दोनों का अलग अलग डायरेक्शन में। इसका डाइवर्जन इधर हो गया V1, इसका डाइवर्जन इधर हो गया V2 और एंगल दिया है φ1 एंड φ2। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, V1 sin φ1 और इधर हो जाएगा V1 cos φ1।
और ये हो जाएगा V2 cos phi 2 और ये हो जाएगा V2 sin phi 2। ठीक है, बोलो। सर ये सीधा क्यों नहीं गया? तुम कैरम खेलना जानते हो? यस सर, अगर सीधी टक्कर मारे तो सीधा। सीधी टक्कर थोड़े है ना, थोड़ा इंक्लाइन, थोड़ा सा तो इंक्लाइन होगा ही। अब इसमें सीधी से कैसे मारे, तुमको सीधी मार के कैसे बताएं? यहाँ दिख थोड़े रहा है, थोड़ा भी एंगल आपने अच्छा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या हुआ, x इसमें 2D कोलिजन होगा, तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस मानेंगे, वर्टिकल को y मानेंगे। तो दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए। तो पहले अलोंग दिस, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। तो x एक्सिस पे इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 इंटू 0 इक्वल टू m1 ये m1 ये m2, m1 v1 cos phi 1 प्लस m2 v2 cos phi 2, ये कर देंगे। पहली क्वेश्चन तो ये बन गई। दूसरी, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, दूर जाने का रिलेटिव वेलोसिटी। तो v2 माइनस v1 करेंगे, लेकिन यहाँ कंपोनेंट लेना पड़ेगा v2 cos phi 2 माइनस v1 cos phi 1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो 1 और 2 से v1 और v2 सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई फार्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, उस टाइम वेस्ट नहीं करना। वहां पे एंगल वगैरह दिया रहेगा, रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या है, इफ E इक्वल टू 1, तो एक इक्वेशन आप और बना सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। डन। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. डायग्राम क्लियर है कि डाइवर्जन कहाँ होगा, और इसमें एक नोट बना के लिख लेंगे। अगर आपसे कहा गया m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m एंड E इक्वल टू 1, देन जो डाइवर्जन होगा
एंगल फाई 1 प्लस एंगल फाई 2 ये π/2 होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है और मासेस सेम है, तो एंगल का सम जो आएगा ये वाला डाइवर्जन ये 90 डिग्री हो जाएगा में। तो ये स्पेशल केस यहाँ पर जरूर नोट कर लीजिएगा। डन। लिख लिया भाई? यस सर। अब कहा जाता है कि किसी भी बॉल को अगर आप h हाइट से ड्रॉप करते हैं, ये स्पेशल केस याद रखना है, ये कोलिजन का ही स्पेशल केस है। h हाइट से अगर कोई बॉल ड्रॉप करोगे तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ये कितना हाइट राइज करेगा और इसका वेलोसिटी क्या होगा। अगर कोलिजन से पहले v है तो कोलिजन के बाद जो v1 होगा वो कितना होगा और h1 कितना होगा, h1 और h का क्या रिलेशन होगा। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन हम लोग लिख सकते हैं v1 इक्वल टू e टाइम्स v, क्योंकि अर्थ का तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे v2 माइनस v1 इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2, तो अर्थ का वेलोसिटी जीरो कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, ऐसे ही आफ्टर सेकंड कोलिजन ये ऐसे जाके फिर लौट के आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, धीरे धीरे रुक जाएगा। तो आफ्टर सेकंड कोलिजन जो v2 होगा वो क्या होगा, तो जो v2 होगा वो उसमें फिर से एक e का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा e स्क्वायर v। ऐसे v3 बताओ, एक और e का मल्टीप्लाई कर दो तो e की पावर 3 इंटू v, तो डॉट 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 vn क्या हो जाएगा e की पावर n। सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार रिपीट करना। कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, ये फर्स्ट कोलिजन है, ये सेकंड कोलिजन, दूसरी टक्कर के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, फिर थर्ड कोलिजन के बाद, फिर nth कोलिजन के बाद, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4। ठीक है, तो हर बार एक e का वैल्यू बढ़ रहा है, तो फर्स्ट वाले में e की पावर 1 है, सेकंड वाले में e का पावर 2 है, थर्ड वाले में e का पावर 3 है, तो nth वाले में बोलो n e का पावर n। तो अब हाइट के बारे में बताओ, तो फ्रॉम फर्स्ट v1 बराबर ev, तो h1 कितना होगा, तो जो v होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो अंडर रूट 2gh1 आएगा जो v1 होगा, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो ये अंडर रूट 2gh आएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 2g उड़ा दो, स्क्वायर कर देंगे तो ये e का पावर 2 हो जाएगा।
तो H1 इक्वल टू ई स्क्वायर एच, यानी इस बार हर बार जो है हमें समझ आ गया। पार्ट ए में तो ये हुआ, तो ऐसे पार्ट बी में अगर आप H2 निकालोगे तो अगेन एक ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। क्या हो जाएगा? e की पावर 4h हो जाएगा। तो ऐसे ही कैन यू गेस H3 क्या होगा? e की पावर e स्क्वायर 6h 6h, e की पावर 6h। तो जनरल फॉर्मूला क्या बना फिर? हर बार आपका e स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर 2n ई की पावर nth कोलिजन के बाद, यानी e स्क्वायर के बाद पावर में n लगा देते हैं इंटू h, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2n हो जाएगा h। तो आप कितना हाइट राइज करेंगे वो पता चल जाएगा। और इन दोनों फार्मूले में अगर E1 कर दोगे तो वो सेम हाइट तक वापस जाएगा। उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टील की बॉल को स्टील के फ्लोर पर अगर आप छोड़ते हैं तो वो सेम हाइट तक जाता है। ये कंसेप्ट होता है। अगर स्टील की बॉल को स्टील के फ्लोर पे रखें तो स्टील माना जाता है परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, तो वो सेम हाइट तक जाएगा। सर सर अगर बॉल को ऊपर से नीचे गिराया है तो उस केस में ई की वैल्यू तो हम 1 लेंगे ना? लेंगे, कोई जबरदस्ती थोड़े है, जब दिया होगा तब 1 लेंगे ना सर, क्योंकि कोलिजन अगर देखें तो फिर वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं हुआ। है? परफेक्टली इलास्टिक नहीं हुआ सर। परफेक्टली इलास्टिक कब होगा? जब दिया होना चाहिए ना। आप बॉल को उठा के सैंड में डाल दोगे तो रेत में फेंकोगे तो उठेगा वो। ओके ओके, ठीक है सर। ये कोई हर बार की गारंटी थोड़े है कि उठेगा ही। ठीक है सर। नहीं समझ आई बात? आ गई सर। लिख लो भाई सब लोग। चलो पैकेज का क्वेश्चन भेजो जरा। कोलिजन में आखिरी एक्सरसाइज दी होगी उसको भेजो। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ कोलिजन। बोलो भाई, भेजो। भेज दी सर। बताओ फर्स्ट वाले का क्या आंसर होगा? 21। मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा, उसके लिए शर्त क्या होती है? ई क्या होना चाहिए? 1, और मास क्या होना चाहिए? इक्वल। एनर्जी अगर ट्रांसफर करेंगे तो आपको फॉर्मूला बताया था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, उसमें रख के देख लो। तो आने का वेलोसिटी नेगेटिव है और जाने का वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो जब चेंज निकालेंगे तो कितना होगा? m
प्लस वी माइनस माइनस वी, तो चेंज जो आ गया वो 2mv हो गया कि नहीं? और यही इम्पल्स होगा और यही चेंज इन मोमेंटम होगा। बोलो। यस सर। तो अब v कैसे निकालें? तो v इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकालो, इसको हाइट को यहां पर h डैश मान लो, तो v बराबर अंडर रूट 2g h डैश होगा कि नहीं? बोलो। बट बड़े वाले ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा? h अपॉन एल। बिग ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, और स्मॉल ट्रायंगल में जो छोटा वाला बना है उसमें साइन थीटा कितना होगा? h डैश अपॉन 3l। ये वाला डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया है 3l/4, तो 3l/4, हाँ या ना? फोर एच डैश बाई 3l, बोलो। और ये h/l, क्या कहते हो? दोनों को इक्वेट करा दे तो h का रिलेशन आ जाएगा, h/l इक्वल टू 4h डैश बाई 3l। तो h इक्वल टू 4/3h डैश, या h डैश इक्वल टू 3/4h। बोलो। तो वेलोसिटी अंडर रूट 2g h डैश, तो अंडर रूट के अंदर 2g 3/4h, ये कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 3gh/2, ये आ गया v। अब हमें निकालना है इम्पल्स, तो 2m अंडर रूट 3gh/2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा m इंटू अंडर रूट 6gh। फोर्थ ऑप्शन। किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो बता दो। पहले तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वेलोसिटी निकाला, लेकिन हमें आंसर तो h के फॉर्म में करना था, तो दोनों का रिलेशन निकालने के लिए साइन थीटा को इक्वेट कर दिया, तो वहां से हमको h और h डैश का रिलेशन मिल गया और फिर सॉल्व हो गया। तो फिर v निकाल लिया तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया? 2mv, क्योंकि वेलोसिटी आने का और जाने का इलास्टिक कोलिजन बोल रहा है, तो इलास्टिक में E बराबर क्या होगा? 1, तो स्पीड या एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ओके। बोलो। यस सर। यस सर। अब आगे वाले 2 क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, 2 मैंने बता दिए, 2 आप बताओ। नेक्स्ट वालों में सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, नेक्स्ट 2 आप बताएं। आइडेंटिकल बॉडी है 23 में, थर्ड आएगा। आइडेंटिकल बॉडी है मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर।
हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। हाँ भाई, डन। 23 एंड 24 कंप्लीट हो गए। यस सर। भेज दो आंसर फिर। इसका थर्ड आ रहा है 23 का, 24 का गलत आ रहा है। पर दोबारा देख रहा हूँ। देखो भैया, टू आइडेंटिकल बॉल ईच ऑफ मास 4 kg मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर 2 and 3, तो अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा उन दोनों का टक्कर के बाद। तो u1 को +2 मान लो, तो u2 -3 है, तो टक्कर के बाद क्या होगा, v1 -3 हो जाएगा और v2 +2 हो जाएगा। यही तो होगा। आफ्टर कोलिजन Yes, sir. इंपल्स पूछा है, तो किसी दो का इंपल्स निकाल दो, सेम ही आंसर आएगा। यहां से निकालो, इंपल्स बॉडी पे लगेगा, सिस्टम पे तो लगेगा नहीं, तो m u2 - u1 कर दो। तो m तो सेम है 4 और u2 -3 -+2, तो ये -5 × 4 -20 होगा। -3 क्यों लिया गया है क्या सर? वो -3 क्यों लिया गया है? क्वेश्चन में दिया है, मैंने थोड़े लिया है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक का प्लस होगा, दूसरे का माइनस होगा। दे आर मूविंग इन अपोजिट Second. डायरेक्शन। 1 को भी ले सकते थे फिर। तो 1 को ले लो, तुम्हारी मर्जी। तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना हमसे, आंसर तो सेम ही आएगा। हम -2 ले लो, +3 ले लो। ये तो बताया नहीं क्या कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तो किसी एक को तो प्लस माइनस मानना पड़ेगा ना। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड दोनों से सेम ही आएगा, क्योंकि उसने आंसर में प्लस माइनस नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बस। सर डायरेक्शन लेकर के अगर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स कर देंगे तो इससे भी तो आ जाएगा। तो वही तो किया है, और क्या किया है। ये चेंज इन मोमेंटम, ये m डेल्टा v क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है। फिर तो इसका तो थर्ड आ गया, सबका आ गया थर्ड। यस सर। चलो दूसरे वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई। बॉल 4 kg मूविंग ऑन अ स्मूथ अर्थ मेक इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉल एट रेस्ट। आफ्टर collision with first ball move the same direction with 1/4 of its velocity before collision, then mass of the second body, conservation of momentum लगा दो, हो गया खत्म। इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, 4 × u
प्लस m इंटू 0, और आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, फर्स्ट बॉल मूव इन सेम डायरेक्शन with 1/4 of initial velocity यानी u/4, then mass of the second body will be, सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी नहीं पता है कितना होगा, यहां से आपका आ गया mv1 इक्वल टू 4u माइनस u यानी कि 3u, यही आया। mv1 इक्वल टू 3u, बोलो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, यस सर। न्यूटन्स लॉ लगा दो अब, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v2 माइनस v1, तो v1 माइनस u/4 इज इक्वल टू, टक्कर से पहले E1 हो गया और u1 माइनस u2 0, तो v1 इक्वल टू u प्लस u/4 यानी कि 5u/4 हो जाएगा। ठीक है सर, मेरे को 3 ले लिया था। ठीक है, एक इक्वेशन ये मोमेंटम से आई, दूसरी न्यूटन्स लॉ से नहीं, हो गया काम। किसी फार्मूले की जरूरत पड़ी क्या हमें, एक्स्ट्रा फार्मूला बताओ, हो गया कि नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. तो हमें Yes, क्या sir. याद रखना है, हमें गाइड बुक के फालतू के फार्मूले याद नहीं करने हैं, बस कोलिजन में दो इक्वेशन याद रखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉ। जो जरूरी थे फार्मूले वो मैंने लिखा दिया ऑलरेडी, तो वो फार्मूले लर्न कर लो, एनर्जी वाले फार्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर बाकी प्रैक्टिस आप खुद से कर लीजिएगा, जो बातें रह जाएंगी वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो चैप्टर खत्म हो गया ये वाला? अभी चैप्टर कहाँ खत्म हो गया, प्रैक्टिस बाकी है। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.